आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, रूल्स एंड रूलर्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडिया में बैन हो सकते हैं आज या कल में, एक दो दिनों में, है ना। डिटेल में देखेंगे। आर्टिकल को पढ़ने का तरीका हमारा थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर को हम अलग से लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। सारी ग्रामर और वोकैबुलरी आपको मिलेगी इन क्विज़ में। ये पहला क्विज़ है आपका, थोड़ा अच्छे लेवल का है। आपको करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। इसी पूरे आर्टिकल में जो ग्रामर सीखोगे वही इस पर अप्लाई होगी, है ना। ये दूसरा सेंटेंस है आपका, दूसरा क्विज़ है, क्लोज टेस्ट सभी के लिए। आप इसको एक ट्राई ज़रूर दें। वीडियो के लास्ट में जब सब कुछ हम सीख लेंगे तब इसको हम लाइव सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। एसएससी की स्ट्रेटजी रात में मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ इनकी तैयारी कर रहे हो, स्ट्रेटजी को फॉलो आज से ही करना शुरू कर दें। शुरू करें। रूल्स और रूलर्स। रूल्स का मतलब है नियम, रूलर्स का मतलब है जो शासक होते हैं, नियमों को बनाते हैं। तो कह रहा है नियम और उनको बनाने वाले शासक। और बात किसकी हो रही है? ऑन सोशल मीडिया कर्ब्स। बात कर रहा है सोशल मीडिया पे लगने वाले कर्ब्स की। अब ये कर्ब्स क्या होता है भाई? कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल, लगाम बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो सोशल मीडिया पे जो लगाम लगने वाली है या लगाने चाह रही है सरकार, बात उनकी कर रहा है। कर्ब को आप कंट्रोल या रिस्ट्रेंट दोनों ही बोल सकते हैं। चलिए टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है थोड़ा डिटेल में पता लगे। कह रहा है द गवर्नमेंट मस्ट हियर आउट द सोशल मीडिया इंडस्ट्री एंड शेड इट्स आर्बिट्ररी रूल मेकिंग। कह रहा है जो सरकार है ना हमारी, इसको हेयर आउट करना ही चाहिए। देखो हेयर का मतलब है सुनना, और हेयर आउट एक फिजल वर्ब है। इसका मतलब है किसी को डिटेल में सुनना, खाली सुनना नहीं, उसकी पूरी बात को शुरू से लास्ट तक सुनना। तो कह रहे हैं सरकार को शुरू से आखिर तक ढंग से सुनना ही चाहिए। किसको? सोशल मीडिया इंडस्ट्री को। और कह रहे हैं इसी सरकार को शेड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अपनी मनमानी रूल मेकिंग को, आर्बिट्ररी रूल मेकिंग को। आर्बिट्ररी का मतलब होता है आपकी इच्छा में आ गया और आपने कोई काम कर दिया। विम्सिकल हो आप, डिक्टेटोरियल हो, तानाशाही है आपका काम, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिशनरी है ना, मनमाना है। तो सरकार ऐसे ही रूल बना रही है जो सरकार को अच्छे लग रहे हैं। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। गवर्नमेंट की वर्ब हैं दो। पहली है मस्ट एयर आउट, दूसरी है एंड कंजंक्शन के बाद शेड, है ना। मस्ट यहाँ भी लगा हुआ है, इस मस्ट को हमने दूसरी बार जो है ना रिपीट नहीं किया है। अब इसमें देखने वाली चीज़ें देखो। सब्जेक्ट वो आपको मैंने बता दिया ना, ब्लू कलर में और पिंक कलर में मिलेंगे हर सेंटेंस के। जैसे ये ब्लू कलर है, इसका सब जो वर्ब है आगे पिंक कलर में, है ना। इसको जरूर माइंड करना। देखने वाली चीज़ें हैं हेयर आउट। मैंने आपको बताया फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ना केवल सुनना बल्कि किसी को डिटेल में सुनना। अब इसी की बिल्कुल उल्टी फ्रेजल वर्ब है एक्सप्लेन अवे। इसका मतलब होता है ना एक्सप्लेन करना खाली, बल्कि फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना। जब जज साहब के सामने एक अपराधी बैठा होता है तो जज साहब उसको हेयर आउट कर रहे होते हैं और अपराधी अपने आप को एक्सप्लेन अवे कर रहा होता है। दोनों ही डिटेल में जिस भी काम को कर रहे हैं ना, डिटेल में करते हैं, फुल लेंथ में। शेड का मतलब होता है छोड़ना। ये वर्ड आया पेड़ जब अपने पत्तियों को छोड़ देते हैं ना पतझड़ के अंदर, तो ऑटम के अंदर जो होता है ना वो शेडिंग कहलाती है। इसको डिस्कार्ड करना है, कास्ट ऑफ करना भी कहते हैं। चलो अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा चैनल है। यूट्यूब के साथ साथ खबरी नाम की ऐप पे भी मैं एक्टिव हूँ, जहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब्स, रूट वर्ड्स, ग्रामर का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। रोज 5 मिनट की एक ऑडियो आती है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, कुछ इस तरह की दिखती है, और सर्च करें वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर, सारी आपको ऑडियोज मिल जाएंगी लाइन से, है ना। देखो समरी ये है कि फरवरी में सरकार ने कुछ रूल्स बनाए थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। अब उनकी टाइमलाइन होगी ख़त्म, 3 महीने पूरे हो चुके हैं, आज हो गए हैं पूरे 3 महीने, है ना। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया। अब फॉलो नहीं करने के रीज़न क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना आ गया इस वजह से नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये रूल्स इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, इसलिए नहीं किया। तो सब कुल मिलाकर के बात ये है कि किया नहीं है, और अब सरकार जो है बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दे इंडिया में। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है पहली चीज़ तो जो रूल्स इंडिया ने बनाए हैं वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है।
ऐसे रूल्स हैं जिसके अंदर हमारे मैसेजेस को भी पढ़ना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। कह रहे प्राइवेसी के खिलाफ हैं ऐसे रूल्स, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा, सरकार को और सोशल मीडिया को आमने सामने आकर के बातचीत करनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की सुननी चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए कि आगे क्या करना है ना। तो इस तरह की बात हमारा आर्टिकल आज की कर रहा है। आज की टोन है एथिकल। सरकार को कुछ नसीहत दे रहा है, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दे रहा है। एथिकल मतलब क्या सही है और क्या गलत है, यही वो टोन बताती है ना, क्या सही करना है क्या गलत काम है। चलिए अब आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स एक मेजर पोर्शन है, बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम या पीएससी एग्जाम्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन प्रिपरेशन सोर्स करियर्स क्लाउड ऐप। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे आपको जाना है ऑल कोर्सेज पे। कोर्सेज में जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा। इसमें आपको डेली और वीकली पीडीएफ मिलती है सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की। और अच्छी बात यह है डेली वीकली तो मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहीं पे आपको टॉपिक वाइज भी सारे नोट्स मिल जाएंगे, डिफेंस का अलग, स्पोर्ट्स का अलग, एप्स का अलग, साइंस का अलग, हिंदी और इंग्लिश में। आप अपनी स्टेट के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, स्टेट का अगर करंट अफेयर्स आपको देखना है तो। हर रोज आपको 2 क्विज मिलते हैं। इन क्विजेस को आप अटेम्प्ट करें, अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करें। वेयर के पैकेज में इंक्लूडेड है अच्छे लेवल के सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स के क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चंस, खास करके बैंकिंग वालों के लिए। ये पूरा पैकेज है 499 का, करंट अफेयर्स प्लस में हाई लेवल पजल्स फॉर 1 ईयर। परचेज करते हुए YT10 कूपन कोड यूज़ करें, प्लस में गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं उनको भी यूज़ कर लेना। 499 की जगह 401 रुपये में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। करंट अफेयर्स और पीओ लेवल की पजल्स दोनों इसमें मिल जाती हैं। पीओ का पेपर दे रहे हो तो बहुत मीनिंगफुल ऐप है। शुरू करें। कह रहा है, इट डज सीम दैट मोस्ट इफ नॉट ऑल ग्लोबल सोशल मीडिया जायंट्स विल मिस complying with the new IT rules of intermediaries which come into effect today। आज का आर्टिकल थोड़ा सा हैवी है ना। कह रहा है ऐसा दिखाई देता है, डज सीम, और क्या दिखाई देता है भाई, दैट क्या, कि ज़्यादातर, मोस्ट, अगर सब के सब नहीं भी, है ना, ज़्यादातर अगर इफ़ सब के सब नहीं भी, और क्या, ग्लोबल सोशल मीडिया जाइंट्स, दुनिया भर के सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, कह रहा है वो सब की सब जो कंपनियां हैं ना, मोस्ट जो हैं वो मिस करेंगी, वो इस चीज़ को जो है मिस करना, आप समझते हैं ना, किसी चीज़ को चूक जाना। और क्या मिस कर देंगी, कंप्लाई विद करना, सख्ती से फॉलो करना नए आईटी रूल्स को, जो हैं रूल्स ऑफ इंटरमीडियरीज के। इंटरमीडियरी का मतलब होता है मीडिएटर। सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मीडिएटर ही हैं, मेरी पोस्ट को आपके तक पहुंचाते हैं ना, ब्रोकर है। तो कह रहे हैं इन सारे रूल्स को फॉलो करना, कंप्लाई विद करना, मिस कर देंगी, चूक जाएंगी। अच्छा, ये रूल्स ऑफ इंटरमीडियरीज कहाँ हैं? ये हैं विच, जो कि कम इंटू इफेक्ट होते हैं, आते हैं फोर्स में टुडे, मतलब कि आज। समझ गए? तो कह रहा है ऐसा दिखाई देता है ज़्यादातर, अगर सबकी सब नहीं भी, तो ये सारी की सारी जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं ज़्यादातर ये मिस कर देंगी नए रूल से कंप्लाई विद करना। और ये रूल्स हैं जो आज से फोर्स में आ रहे हैं, आज से लागू पड़ रहे हैं। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। इट की वर्ब है डज सीम, विल मिस की वर्ब है मोस्ट, है ना। ये मोस्ट एक्चुअल में ग्लोबल सोशल मीडिया जाइंट्स के लिए आया, तो मोस्ट ग्लोबल सोशल मीडिया जाइंट्स जो हैं विल मिस की वर्ब बन जाएगा। विच की वर्ब है कम इनटू इफेक्ट। कम इनटू इफेक्ट का मतलब है किसी चीज़ का इन्फोर्स होना, किसी चीज़ का लागू होना। इंटरमीडियरीज मैंने आपको बता दिया, ब्रोकर को बोलते हैं। कंप्लाई विद का मतलब होता है किसी चीज़ की पालना करना, है ना, रूल्स को फॉलो करना। अडेयर टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, प्रेपोजिशन के बाद में अलग अलग है, तीनों को मिक्स ना करें, है ना। अब आ जाओ ग्रामर के रूल्स देख लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे डज सीम ऐसा क्यों लिखा है, सीम्स क्यों नहीं लिखा? इट सीम्स भी तो होता है ना, वही तो होता है इट सीम्स, है ना। ये डज, डिड, ये तो हम तब लगाते हैं जब हमारे सेंटेंस में नोट हो या हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन वाला हो। तो ये डज सीम लिखना है, क्या कारण है? दूसरा सवाल आपसे ये है, मिस के बाद ऐसा कौन सी ज़रूरत आनी पड़ी, ऐसी कौन सी मजबूरी आनी पड़ी कि हमें कंप्लाइंग विद लिखना पड़ा, टू कंप्लाई विद नहीं लिखना पड़ा, है ना। 2 सवाल हैं, अपने आप से पूछो, फिर मैं रूल्स के साथ आपको बताता हूँ ताकि दिमाग में बैठे। चलो पहले वाले पे आ जाओ। इसको बोलते हैं एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स। ये लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन इनको लगा करके आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर सकते हैं। जैसे ही डज नॉट स्टडी हार्ड, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है। डज क्यों लगाया हमने? क्योंकि सेंटेंस में नोट लगा हुआ है। इंडेफिनिट टेंस अपने बाद जब भी नोट आ रहा हो या क्वेश्चन वाला टेंस आ रहा हो, आपको इंडेफिनिट सेंटेंस में डज या डू को या डिड को लगाना होता है ना। ये सेंटेंस सही है। और दूसरा देखो, ही स्टडीज वेरी हार्ड। अब अचानक से डज गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि नोट निकल गया, हमने स्टडी को स्टडीज में बदल दिया और इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव बना दिया। अब इस सेंटेंस को देखो, ही डज स्टडी वेरी हार्ड, ही डज स्टडी वेरी हार्ड। बात वही है,
पर यहाँ पे हमने जानबूझ करके डज को लगाया है और स्टडीज़ को स्टडी बना दिया। अब देखो ये क्यों हुआ, तीसरा सेंटेंस क्यों लिखा हमने। ये जो आप डज देख रहे हो ना, ये है एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब। ये तब यूज़ होती है जब इसको यूज़ करने की ज़रूरत ना हो, उसके बाद भी आप इसको यूज़ कर दो। इसको यूज़ करने का कारण होता है स्टडी नाम की वर्ब पे जो भी मेन वर्ब है उसके ऊपर जोर देना। जैसे किसी ने बोला वो स्टडी हार्ड नहीं करता, आपने बोला करता है। वो बोला यार बिल्कुल अच्छे से नहीं स्टडी करता, आपने बोला करता है। फिर वो बोला यार नहीं करता वो, फिर आपने क्या बोला, ही डज स्टडी वेरी हार्ड। अरे वो करता है वास्तव में बहुत अच्छे से स्टडी, समझ गए ना। तो ये एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बाहर जब भी निकाली जाती हैं सेंटेंस में एम्फोसिस देती हैं मेन वर्ब के ऊपर। अब इनके पीछे का रूल क्या है, रूल यही है कि जब ये बाहर निकल जाएं तब स्टडीज़ को स्टडी में बदल देना, बेयर इन्फिनेटिव को लगा लेना। अब इस पर एक और रूल बताता हूँ मैं आपको। ही डज ऑलवेज स्टडी हार्ड, मान लो आपको ऐसा बोलना है वो हमेशा से ही हार्ड स्टडी करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, आपको पता है हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आती है ना। लेकिन इस सेंटेंस में ऑलवेज की पोजीशन गलत है। ये जो आप देखते हो ना एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स, एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स को कभी भी मेन वर्ब से अलग नहीं किया जाता। अगर आपको ऑलवेज लगाना है तो पहले लगाएं, सेंटेंस ऐसा बनाएं, ही ऑलवेज डज स्टडी हार्ड। समझ गए, इन दोनों को एक दूसरे से जुदा मत करना, ये एक दूसरे पे एम्फोसिस डाल रही हैं। चाहे एडवर्ब की पोजीशन हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आती हो, लेकिन इन केसेस में एडवर्ब पहले लगा दी जाएगी। वैसे ही नेवर डज स्टडी हार्ड, अगर नेवर भी लगाना है तो मैं शुरू में लगाऊंगा, बीच में नहीं घुसाऊंगा। बढ़े आगे, चलो। मिस के बाद में कंप्लाइंग विद इसलिए आया मेरे भाई क्योंकि हमारे पास कुछ सेट ऑफ वर्ब्स हैं जो अपने बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती हैं। कुछ वर्ब आईएनजी फॉर्म लेती हैं, कुछ इन्फिनेटिव लेती हैं, कुछ दोनों ले लेती हैं। तो मैं ये वाली बता देता हूँ आपको, ये सारी की सारी वर्ब्स हैं। इसमें मिस को ऐड कर लेना, हम लिस्ट में डालना भूल गए हैं इस पूरी लिस्ट में। रजिस्ट है, रिपोर्ट है, मेंशन है, रिसेंट है, एंजॉय है। अगर इनके बाद आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, है ना। मनोज मेंशनड गोइंग बैक होम, मनोज ने मेंशन किया घर जाने को, मनोज ने बोला भाई चलो घर चलते हैं। तो मेंशनड टू गो बैक होम नहीं, मेंशनड गोइंग बैक होम। ये सारी की सारी वर्ब्स इसी तरीके से काम करती हैं और मिस भी इन्हीं में से एक वर्ब है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ दिस नॉन कंप्लायंस वर टू ट्रिगर अ फर्दर वर्सनिंग ऑफ ऑलरेडी पुअर रिलेशनशिप बिटवीन सम सोशल मीडिया प्लेयर्स एंड द गवर्नमेंट। कह रहा है ये अनफॉर्चुनेट होगा, ये चीज़ बहुत ही दुर्भाग्यवश होगी अगर ये नॉन कंप्लायंस है, अगर रूल्स को नहीं पालना करने का जो काम है। नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स से कंप्लाई ना करना। कह रहा है अगर ये जो अवहेलना है ना रूल्स की, ये ट्रिगर कर दे, ये भड़का दे और आगे खराब होने को, वर्सनिंग को, पहले से ही खराब उस रिश्ते की जो है कुछ सोशल मीडिया प्लेयर्स के बीच और हमारी सरकार के बीच। कह रहा है अब ये जो मामला है और तूल ना पकड़े, अगर पकड़ता है तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होगा। अब इस सेंटेंस में आपसे मेरा एक सवाल है, फटाफट से इसमें मुझे ढूंढ के बताओ आप कौन सा कंडीशनल लगा हुआ है। मैं आपको सेंटेंस पहले बता देता हूँ इसमें से चीज़ें, फिर बाद में बताऊंगा कंडीशनल कौन सा है ना। पहले आप ढूंढो। देखो पहली चीज़ है इसमें देखने वाली, नॉन कंप्लायंस जो है सिंगुलर है और इसके बाद में लिखा हुआ है वर्ड टू। सिंगुलर के बाद में वर्ड टू तो नहीं आना चाहिए, सिंगुलर के बाद में वॉज टू आना चाहिए। ये आप जब कंडीशनल फाइंड आउट करोगे तभी समझ जाओगे यहाँ पे वर्ड क्यों लगाया गया। अब ये इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू और वर्ड टू होते क्या है, इसको फटाफट देख लेते हैं। इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर्ड टू, अगर कोई एक्शन को बता रहे हो सेंटेंस के अंदर तो आप इनके बीच में बिंदास गोइंग लगा दें, ठीक है। देसी ट्रिक है, अगर आपको उसको समझना है तो। सेंटेंस में एक्शन हो रहा हो, बीच में गोइंग को चिपका दें, सेंटेंस का मीनिंग निकल आएगा। आई एम टू लीव फॉर जयपुर टुडे, मैं आज जयपुर के लिए निकलने वाला हूँ, है ना, मैं निकलने वाला हूँ आज जयपुर के लिए। अब इसका मीनिंग आपको कैसे निकलेगा, अगर बीच में आप गोइंग को चिपका देंगे, है ना, सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। आई एम गोइंग टू लीव फॉर जयपुर टुडे। द प्रेसिडेंट इज टू रिजाइन टुमारो, प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करने वाले हैं टुमारो। अब बीच में क्या करना है, सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, इज टू के बीच में गोइंग लगा दो, द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू रिजाइन टुमारो। तीसरा देख लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न, सबसे जरूरी चीज़ है लर्न करना, सबसे जरूरी चीज़ है लर्न करना, बीच में क्या कर दो, गोइंग लगा दो। जब जब आप रट्टे मार के लकीर के फ़कीर बनते हो ना, तभी आप इंग्लिश में परेशान होते हो। मैंने आपको क्या बताया, सेंटेंस में एक्शन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्न करना, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्न करना। यहाँ पे कोई रिजाइन कर रहा है क्या, यहाँ पे कोई लीव कर रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा ना तो बीच में गोइंग मत चिपकाया ना, यहाँ पे फॉर्मूला फेल हो जाता है। ये सेंटेंस सीधा सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्या चीज़ है, टू लर्न नाम का इन्फिनेटिव, पढ़ाई करना, लर्न करना।
चलो आगे बढ़े। सेंटेंस बना हुआ है सेकंड कंडीशनल से। सेकंड कंडीशनल अनरियल फ्यूचर को बताता है और हमेशा वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मैं पंछी हूँ तो मैं उड़ जाऊँ। वैसे ही इफ़ नॉन कंप्लायंस वर टू ट्रिगर इट वुड बी अनफॉर्चुनेट। थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, पीओ लेवल का आज अपना आर्टिकल है ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। कह रहा द न्यू रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन फेब्रुअरी। कह रहा नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था फरवरी के महीने में, है ना। कह रहा अमंग अदर थिंग्स they require the bigger social media platforms which the rules refer to as significant social media intermediaries to adhere to a vastly tighter set of rules within 3 months which ended on May 25th। कह रहा है दूसरी कई चीज़ों में से, इन रूल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। कह रहा उन्हीं में से एक चीज़ थी कि वो रिक्वायर करते थे, उनको ज़रूरत थी इस चीज़ की कि बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कह रहे जिनको ये रूल रिफ़र टू करता है, जिनको ये रूल इशारा करता है, और किस तरीके से, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के नाम से, है ना। सरकार ने इनको ये नाम दिया कि बड़े बड़े सोशल मीडिया के दलाल हैं, इंटरमीडिएरीज हैं। कह रहे ये रूल्स रिक्वायर करते हैं इन सबसे कि ये अडहेयर करें, ये जो है सही तरीके से फॉलो करें एक काफ़ी बड़े टाइटर सेट ऑफ रूल्स को 3 महीनों के अंदर, विद इन 3 मंथ्स, जो कि 3 महीने ख़त्म हो गए, एंड हो गए मई 25 मई को। समझ गए। तो इन सारी चीज़ों को इसमें लिखा हुआ है इन रूल्स में कि बड़े प्लेटफॉर्म्स को 3 महीनों में इन रूल्स को लागू करना है, फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, और जो है बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। सब्जेक्ट वो मैच करेंगे, दे की वर्ब है रिक्वायर, रूल्स की वर्ब है रिफर टू, इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है विच, है ना। आप जानते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। बहुत बार प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे रिलेटिव क्लोज शुरू हो रहा हो। अडायर टू, कंप्लाई विद, अबाइड बाय, ऊपर देख चुके हो आप। वास्टली मतलब इमेंसली, बहुत बड़ा, इनॉर्मसली, है ना, एक एडवर्ब है। ये कितनी टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है, थोड़ी बहुत टाइट नहीं है, वास्टली टाइटर हैं ये रूल्स। चलो आगे बढ़े। कह दे रिक्वायर दीज प्लेटफॉर्म्स टू अपॉइंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर द रूल्स आर फॉलोड, नोडल ऑफिसर्स टू कोऑर्डिनेट विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड ग्रीवेंस ऑफिसर्स। अब कह रहे हैं ये रूल्स और क्या क्या रिक्वायर करते हैं। कह रहे हैं ये रिक्वायर करते हैं इन प्लेटफॉर्म से कि ये अपॉइंट करें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को। अच्छा क्यों अपॉइंट करें भाई, इन ऑर्डर टू, इस काम को करने के लिए कि मेक श्योर करें, पक्का करें इस चीज़ को कि रूल्स को फॉलो किया जाता है। अच्छा और किसको अपॉइंट करना है, ये तो हो गया कंप्लायंस ऑफिसर, इसके साथ में नोडल ऑफिसर को जो कोऑर्डिनेट विद करेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ में, पुलिस के साथ में, सीबीआई के साथ में, और फिर लास्ट में अपॉइंट करना है ग्रीवेंस ऑफिसर्स को, ऐसे ऑफिसर्स जो ग्रीवेंस को सुनेंगे, जो कंप्लेंट को सुनेंगे, जो आपकी शिकायत को सुनेंगे। समझे सेंटेंस को, एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन रूल्स में लिखा हुआ है कि इन प्लेटफॉर्म्स को 3 तरह के अफसरों को अपॉइंट करना है। पहले अफसर का नाम है कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरे ऑफिसर का नाम है जो है नोडल ऑफिसर, तीसरे ऑफिसर का नाम है ग्रीवेंस ऑफिसर, शिकायत वाला ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर का काम क्या होगा, क्यों अपॉइंट करना है कि ये पक्का करे कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं। नोडल ऑफिसर का क्या काम है कि पुलिस वालों से बात करे और सीबीआई वालों से बात करे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात करे। और ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम से ही पता लग रहा है ये शिकायतों को सुनेगा, लोगों की शिकायतों को दर्ज करेगा। समझ गए। सब्जेक्ट वो मैच कर लेना। अब देखने वाली एक ही चीज़ आई है, इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है इस काम को करने के लिए। इंग्लिश में 3 मोटे मोटे फ्रेज हैं जो इसके सिनोनिम है, इन ऑर्डर टू, विद अ व्यू टू और फॉर द सेक ऑफ। तीनों का मतलब एक जैसा, इस काम को करने के लिए, पर इन तीनों को यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, रट्टा नहीं मारना, सीधे तरीके से समझो इसको, मैथ्स की तरह। द लॉ वॉज इनेक्टेड इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ वुमन। लॉ को इनेक्ट किया गया था, कानून को बनाया गया था इस काम को करने के लिए, और वो है हिफाजत करना अधिकारों की, और किसका, औरतों का। समझ गए। अब ये देखो, यही सेंटेंस को मैंने विद अ व्यू टू और फॉर द सेक ऑफ से लिखा हुआ है क्योंकि ये सिनोनिम है इसके। अब ध्यान क्या देना है, इन ऑर्डर टू में जो टू है ना, ये है पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव। इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म मिलकर बन जाएगा टू इन्फिनेटिव। तो इन ऑर्डर टू अपने बाद में क्या लेता है, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म को, और विद द व्यू टू में ये टू है प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे आएगा सेफ गार्डिंग। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सिनोनिम तो है, लेकिन विद द व्यू टू वो वाला फ्रेज है जिसमें टू प्रेपोजिशन होता है, बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और फॉर द सेक ऑफ में ऑफ तो है ही प्रेपोजिशन, देखते ही समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे तो आपको कन्फ्यूजन है ही नहीं, सेफ गार्डिंग ही आएगा। तो यूज़ करने के तरीके अलग हैं, बात इन तीनों की एक ही है, मीनिंग एक ही है। चलो आगे बढ़े। कह रहा है अनदर रूल रिक्वायर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सच एज व्हाट्सएप टू ट्रेस प्रॉब्लमेटिक मैसेजेस टू इट्स ओरिजिनेटर्स, raising uneasy questions about how services
दैट आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कैन अडेयर टू दिस। कह रहे दूसरे कई रूल्स हैं। दूसरा रूल जो है वो रिक्वायर करता है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि व्हाट्सअप है, कि वो ट्रेस करे प्रॉब्लमेटिक मैसेजेस को, ऐसे मैसेज जो प्रॉब्लम को पैदा करते हैं, और कहाँ तक ट्रेस करे, कहाँ तक पकड़े, इसके ओरिजिनेटर तक जिसने उस मैसेज को पहली बार डाला था। तो कह रहा है दूसरा रूल इस चीज़ को रिक्वायर करता है, व्हाट्सअप पकड़ के लाए उस आदमी को जिसने कोई ख़राब मैसेज भेजा हुआ है। अब देखो जब ये रिक्वायर कर रहा है ना व्हाट्सअप से, उसी वक्त ये रेज भी कर रहा है, उठा रहा है बहुत ही कठिन सवालों को, अनइजी क्वेश्चंस को। और किस बारे में, कि कैसे, हाउ ये सर्विसेज हैं जो कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, जिसमें मैसेज हिडन होते हैं, ना व्हाट्सअप पढ़ सकता है ना बीच में कोई और। कह रहे कैसे ये सर्विसेज जिसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन लगा हुआ है वो अडहेयर टू करेंगी इस रूल से, वो फॉलो करेंगी इस रूल को। समझे? तो ये भी क्वेश्चन है एक। आप कह तो रहे हो व्हाट्सअप को कि ढूंढ के लाओ किसने मैसेज भेजा है, लेकिन व्हाट्सअप की तो पॉलिसी यही है, व्हाट्सअप मैसेज को पढ़ेगा ही नहीं, तो व्हाट्सअप कैसे ढूंढ के लाए किसने किस मैसेज को कब कहाँ से भेजा। अनदर रूल की वर्ब रिक्वायर्स रेजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ये रूल रिक्वायर कर रहा था व्हाट्सअप से, उसी वक्त ये रेज भी कर रहा था इस सवाल को। दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक को बना दिया वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इस सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड है एनक्रिप्टेड, इसका मतलब होता है कोडेड, डिसाइफर्ड। साइफर्ड और कोडेड का मतलब है छुपा हुआ। जैसे आपको लिख करके कुछ और दिया मैसेज है ना, और सामने जो है वो कोड वर्ड में गया ताकि बीच में कोई पढ़ ना पाए, इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। अब जो देखने वाला कॉन्सेप्ट है फटाफट देख लो, कई बार कर चुके हैं, मेरे हिसाब से सबको आता होगा। कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं इंग्लिश में, हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, है ना, जो कि सब की सब एडवर्ब्स होती हैं। ये कभी कभी रिलेटिव एडवर्ब बन जाती हैं। कब बनेंगी? जब ये सेंटेंस के बीच में आ जाएंगी। अगर ये एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाएं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तब तो इन्वर्जन होगा। अगर ये एडवर्ब्स रिलेटिव एडवर्ब बन के आ जाएं, सेंटेंस के बीच में आ रहे हो, तब ये क्वेश्चन मार्क को नहीं लेंगी और ना ही इन्वर्जन को करेंगी। प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे। हाउ यू आर टुडे, आप कैसे हैं आज, सेंटेंस गलत है। शुरू में आ रही है एडवर्ब, देखो ये सारी की सारी, हाउ, वेयर, वाई और व्हेन शुरू में आ गई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, तो मतलब सेंटेंस में इन्वर्जन करना है। हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लगा दो हाउ आर यू टुडे, है ना। अब ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ देखो, शी आस्क्ड मी हाउ वाज आई दैट डे, उसने मुझसे पूछा मैं उस दिन कैसा था। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले रखा हुआ है, सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है। क्यों रखा है? क्योंकि हाउ से आ रहा है। लेकिन ध्यान देना, ये काम दाम झाम सब तब भी करना जब हाउ सेंटेंस के शुरू में आ रहा हो और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। अब ये रिलेटिव एडवर्ब बन गया, सेंटेंस के बीच का है, अब इसके बाद में इन्वर्जन नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में रख दूंगा, हाउ आई वॉज दैट डे। वैसे द पुलिस आर लुकिंग वेयर डिड शी वर्क, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, लुकिंग इनटू कर रहे हैं कहाँ वो काम करती थी, है ना। अब वेयर के बाद में इन्वर्जन होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हो तभी। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, बीच में आ रहा है, अब यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगाना। तो डिड को उठाओ, डिड को उठाओ और सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद में रख दो, वेयर शी डिड वर्क। अब इसको आप जो है एम्फेटिक ना बना करके सिंपल भी लिख सकते हो, सीधे सीधे डिड को निकाल दो, सेंटेंस पॉजिटिव है तो वर्क लिखोगे, वेयर शी वर्कड। चलो आगे बढ़े। इसी वजह से यहाँ पे हाउ के बाद में सर्विसेज की वर्ब कैन अडेयर टू लिखी हुई है। कैन जो है सर्विसेज से पहले नहीं आया हुआ। कह रहे देयर आर इंडीड मैनी प्रॉब्लम्स विद द न्यू रूल्स, नॉट द लिस्ट ऑफ विच इज द मैनर इन विच दे वर इंट्रोड्यूस्ड विदाउट मच पब्लिक कंसल्टेशन। कह रहा वास्तव में प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी हैं। देयर आर इंडीड मैनी प्रॉब्लम्स, वास्तव में है इंडीड, और कह रहा है इन नए नियमों के साथ। कह रहा है नॉट द लिस्ट ऑफ विच इज, अब देखो द लिस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे कम, ऑफ विच मतलब जिसका, नॉट मतलब नहीं। कह रहे जिनमें से सबसे छोटी नहीं है, नॉट द लिस्ट ऑफ विच इज मतलब बहुत सारी हैं बड़ी बड़ी, ये भी हम जो आपको बता रहे हैं ना ये भी छोटी नहीं है। नॉट द लिस्ट ऑफ विच इज है वो तरीका जिसमें इनको इंट्रोड्यूस किया गया था बिना किसी पब्लिक कंसल्टेशन के, बिना लोगों से पूछताछ किए। व्हाट्सएप को नहीं बुलाया, फेसबुक को नहीं बुलाया, लोगों से नहीं पूछा, बस सीधे जो है एक दिन सुबह उठे और रूल बना दिया ऐसा ऐसा व्हाट्सएप को करना है। समझ गए ना, ये नॉट द लिस्ट ऑफ विच समझ लेना, इसका मतलब यही होता है कि बहुत बड़ी बड़ी हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो भी कोई छोटी नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कह रहे देयर हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसिज्म अबाउट ब्रिंगिंग इन अ प्लेथरा ऑफ न्यू रूल्स दैट ऑट टू बी नॉर्मली ट्रिगर्ड ओनली वाया लेजिस्लेटिव एक्शन। कह रहे ऐसा क्रिटिसिज्म भी है, देयर हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसिज्म। सेंटेंस देयर से शुरू हो, सेंटेंस देयर से शुरू हो, हमेशा वर्ब के बाद में सब्जेक्ट पड़ा होता है, तो यहाँ भी वर्ब के बाद में क्रिटिसिज्म सब्जेक्ट पड़ा है। तो कह रहा है ऐसा क्रिटिसिज्म भी रहा है ब्रिंग इन करने के बारे में, ले करके आने बारे में
इन सारे रूल्स को, प्लेथरा ऑफ रूल्स को, प्लेथरा मतलब बहुत बड़ा जत्था, एक बहुत बड़ा ग्रुप, इन सारे बहुत सारे रूल्स को कह रहा है जो कि नॉर्मली ट्रिगर्ड होने चाहिए, दैट ऑट टू बी नॉर्मली ट्रिगर्ड, जिनको नॉर्मली जो है लाया जाना चाहिए, ट्रिगर किया जाना चाहिए महज लेजिस्लेटिव एक्शन के जरिए। तो इस पे पूरा कानून बने, विधानसभा लोकसभा में पास हो, लेजिस्लेटिव एक्शन हो, उसके बाद इतने सारे रूल्स आप ला सकते हो। तो ऐसा क्रिटिसिज्म भी सरकार का हो रहा है बिना किसी डिस्कशन के। लोकसभा में, राज्यसभा में आपने कैसे इन रूल्स को ले आए, समझ गए। क्रिटिसिज्म की वर्ब है हैज आल्सो बीन, दैट की वर्ब है ऑट टू बी ट्रिगर्ड। और टू एक अकेली ऐसी मॉडल वर्ब है जो अपने बाद में टू लेती है, अदरवाइज कोई ऐसी मॉडल वर्ब नहीं है जो अपने बाद में टू को कभी भी लेगी। ये पैसिव वॉइस है। प्लेथरा मतलब बहुत सारे, इसको एक्सेस बोल दो, अबेंडेंस बोल दो। ब्रिंग इन का मतलब होता है लेकर के आना, इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ को, पहली दफ़ा सबके सामने रखना। कह रहा बट नॉन कंप्लायंस कैन ओनली मेक थिंग्स वर्स, स्पेशली इन अ सिचुएशन इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन सम प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर एंड गवर्नमेंट सीम्स टू हैव ब्रोकन डाउन। कह रहा है लेकिन जो नॉन कंप्लायंस है, इन रूल्स को ना फॉलो करने का काम है, कह रहा है ये सिर्फ बना देगा चीज़ों को और ख़राब, कैन ओनली मेक थिंग्स वर्स। कह रहा है खास करके एक ऐसी सिचुएशन में जिसके अंदर जो रिश्ता है और किस किस के बीच, कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में। कह रहे जब ये रिश्ता सीम्स दिखाई देता है हो चुका होता हुआ, ब्रोकन डाउन हो चुका होता हुआ, टूट चुका है ना। ब्रोकन डाउन का मतलब है रिश्तों का टूट जाना, फेल हो जाना। सेंटेंस रिपीट करता हूँ, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की। कह रहा लेकिन नॉन कंप्लायंस सिर्फ चीज़ों को ख़राब बनाएगी, खास करके एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जो रिश्ता है कई प्लेटफॉर्म्स जैसे कि उनमें से एक ट्विटर है और हमारी सरकार के बीच का ये रिश्ता दिखाई देता है टूटता हुआ, ब्रोकन डाउन होता हुआ। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। कंप्लायंस की वर्ब, नॉन कंप्लायंस की कैन ओनली मेक, रिलेशनशिप की वर्ब है सीम्स। अब आपसे एक मेरा एक सवाल है, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि सीम्स के बाद में टू हैव ब्रोकन डाउन लिखना पड़ा? आप इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं ना, सीम्स टू ब्रेक डाउन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हैव घुसा दिया, सीम्स टू ब्रेक डाउन लिख करके भी छोड़ देते। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ब्रोकन डाउन फ्रेजल वर्ब को देख लेते हैं ना। पहले अपने आप से पूछो, फिर मैं रूल बताता हूँ। देखिए ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन और ब्रोकन डाउन, ये ऐसे चलती है, समझ गए ना। ब्रेक के हिसाब से चलेगी इसके तीनों फॉर्म। इसके तीन मीनिंग होते हैं। पहला फूट फूट के रो पड़ना, ब्रेक डाउन। दूसरा किसी मशीन का काम करना बंद कर देना, ब्रेक डाउन। आपका पंखा बंद हो गया, घर का फ्रिज चलना बंद हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तीसरा रिश्तों का टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तीनों तरीके से एक ही फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी। और कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द जर्नी, हमारी कार जो है ख़राब हो गई जर्नी के बीचों बीच। तो ब्रोक डाउन यहाँ पे कार के ख़राब होने की बात कर रहा है। देयर मैरिज हैज़ ब्रोकन डाउन, उनका रिश्ता, उनकी शादी टूट चुकी है, रिश्ता टूट गया है, फेल हो गई रिलेशनशिप, यहाँ भी ब्रोकन डाउन को यूज़ किया है ना। द मर्डर ब्रोक डाउन इन द पुलिस कस्टडी एंड एक्सेप्टेड हिज गिल्ट, मर्डर ने, खूनी ने ब्रोक डाउन कर दिया, फूट फूट के रो पड़ा पुलिस की कस्टडी में और मान लिया अपना गिल्ट, मान लिया अपना क्राइम। क्राइम लिखो ना यहाँ पे, एज एंड एक्सेप्टेड हिज क्राइम, समझ गए। तो यहाँ पे जो खूनी है वो ख़राब नहीं हो गया है, ना कोई खूनी का रिश्ता टूटा है, यहाँ पे खूनी फूट फूट के रोया है ना। एक ही फ्रेजल वर्ब तीनों तरीके से यूज़ होगी, कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है और वहाँ पे यूज़ करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं नोट कर लो, याद नहीं रहेगा तुम्हें, मुझे तो आता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे हैव ब्रोकन डाउन क्यों लिखा है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार में समझ सकते हो आप। इन्फिनेटिव कई टाइप के होते हैं, बेसिकली एक होता है नॉर्मल, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है परफेक्ट। टेंस अगर आपने पढ़े हैं तो ये नॉर्मल, कंटिन्यूस और परफेक्ट भी टेंस के हिसाब से चलते हैं। काम कोई रोज़ होता है तो नॉर्मल वाला रोज़ होता है ना, इंडेफिनिट टेंस वाला। काम कोई हो रहा हो तो कंटिन्यूस वाला, काम कोई हो चुका हो तो परफेक्ट वाला। काम कैसे करेगा इन्फिनेटिव, शी सीम्स टू एंजॉय पार्टी, दिखाई देता है कि वो पार्टी को एंजॉय करती है। अब इसका मतलब क्या है, उसकी एक आदत है एंजॉय करने की, है ना। वो जहाँ भी जिस भी पार्टी में जाती है पार्टी को एंजॉय करती है। शी सीम्स टू एंजॉय द पार्टी। अगर ऐसा है तो टू एंजॉय यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। टू प्लस में वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव ही आता है इन्फिनेटिव के अंदर। अब देखो दूसरा, शी सीम्स टू एंजॉइंग द पार्टी, दिखाई देता है, सीम होता है कि वो एंजॉय कर रही है पार्टी को। अब अपने सामने खड़ी कर वो एंजॉय कर रही है, मस्त नाच रही है ना। तो मैंने बोल दिया शी सीम्स टू एंजॉइंग द पार्टी। अब इन्फिनेटिव तो यूज़ किया हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, लेकिन इन्फिनेटिव गलत हो गया, क्योंकि इन्फिनेटिव अपने जो इन्फिनेटिव है ना वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। यहाँ पे आ गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो इसको रखना भी जरूरी है, नहीं तो कंटिन्यूस कैसे बनाए। तो इसका इलाज है बीच में बी घुसा दो,
बी क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है और स्टेपनी का काम करती है। तो शी सीम्स टू बी इंजॉइंग द पार्टी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। अब यहाँ देखो, शी सीम्स टू एंजॉयड द पार्टी, ऐसा दिखाई देता है कि वो एंजॉय कर चुकी है पार्टी को, है ना, पार्टी खत्म हो गई है, दिखाई देता है वो एंजॉय कर चुकी है। अब देखो काम हो चुका है, यहाँ पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब बीच में ऐसा क्या लगाएं कि ये परफेक्ट बन जाए? परफेक्ट बनाने के लिए आप हमेशा हैव को लगा दें बीच में। शी सीम्स टू हैव एंजॉयड द पार्टी, शी के हिसाब से हैज़ आना चाहिए, लेकिन इन्फिनेटिव कभी भी हैज़ से नहीं बनता, क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव, बेयर जो फॉर्म है हैज़ वर्ब की वो हैव है, हैज़ कभी भी टू हैज़ आप नहीं देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से परफेक्ट बनता है टू हैव एंजॉयड द पार्टी, सीम्स टू हैव ब्रोकन डाउन। चलो आगे बढ़े। कह रहा द लेटेस्ट स्टैंड ऑफ बिटवीन देम ओवर ट्विटर टैगिंग सर्टेन पोस्ट बाय द बीजेपी spokespeople as manipulated media has even resulted in the Delhi police visiting the company's offices। कह रहे जो सबसे नया स्टैंड ऑफ आया है, नया जो क्लैश आया, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, आमना सामना समझो इसको ना। तो कह रहे जो नए आमना सामना हुआ है इन दोनों का, और किसके ऊपर, ट्विटर के टैग कर देने के ऊपर, ठप्पा लगा देने के ऊपर, कई पोस्ट के, खास पोस्ट के जो बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा आई है, स्पोक्स पीपल के द्वारा आई है, और ठप्पा किसका लगाया है, मैनिपुलेटेड मीडिया का, झूठी खबर का। तो कह रहे जो लेटेस्ट स्टैंड ऑफ आया ना इस टाइप का, ये यहाँ तक कि रिजल्ट इन हो गया, इसका एक नतीजा निकला कि दिल्ली पुलिस ने विजिट किया कंपनी के ऑफिस को। तो अब ये काम भी हो रहा है, ट्विटर को धमकाया जा रहा है उनके ऑफिस में जाकर के दिल्ली पुलिस के द्वारा। स्टैंड ऑफ की हुआ है हैज़ इवन रिजल्टेड इन, कह रहा सेपरेटली द गवर्नमेंट हैज़ बीन फाइटिंग व्हाट्सएप ओवर इट्स न्यू प्राइवेसी रूल्स। कह रहा है इससे अलग अलग जो गवर्नमेंट है वो फाइट कर रही है व्हाट्सएप को इसके नए प्राइवेसी रूल्स के ऊपर। तो व्हाट्सएप ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं, आपको पता ही है ना, तो इन रूल्स के ऊपर भी सरकार ऑलरेडी केस डाल के बैठी है व्हाट्सएप के ऊपर। कह रहा है वट एवर द बैक स्टोरी, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट सोशल मीडिया कंपनीज फाइट द न्यू रूल्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे फाइंड देम टू बी प्रॉब्लमैटिक। कह रहे जो भी बैक स्टोरी हो, जो भी पृष्ठभूमि हो, जो भी पर्दे के पीछे की कहानी हो, हमें मतलब नहीं है उससे। इंपॉर्टेंट ये है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट कि सोशल मीडिया कंपनी फाइट करें नए रूल्स को कोर्ट में, अदालत में, जो है कानूनी की, है ना, कानूनी अदालत में। अगर वो फाइंड करती हैं उनको प्रॉब्लमेटिक, अगर उनको लगता है कि रूल्स सही नहीं है, तो खाली ऐसे नहीं बोल देना कि ये रूल्स अच्छे नहीं है हम फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, बच्चों की तरह मत करो। अगर रूल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कोर्ट में लेकर के जाओ सरकार को, ना कि इन रूल्स को फॉलो करने से सीधे सीधे मना करो। समझ गए? कंपनी इसकी वर्ब है फाइट। देखो इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है दैट है तो मतलब प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड ट्रिगर होगा। कल के ही एडिटोरियल में हमने सीखा है, यहाँ पे एक भी कंपनी होती, सिंगुलर भी होता तो भी हम फाइट ही लिखने वाले थे, इसके आगे एस को नहीं लगाते, फाइट्स नहीं लिखते, है ना। चलो, कह रहा द अदर ऑप्शन दैट ऑफ एंगेजिंग विद द गवर्नमेंट मे नॉट वर्क इन दीज स्ट्रेन टाइम्स बाय बट स्टोन, इतना ही है ना, आगे वाला बाद में है। कह रहे जो दूसरा ऑप्शन है जो कि है इंगेज करने का सरकार से, जो कि है बातचीत करने का सरकार से, हो सकता है वो वर्क ना करे इन स्ट्रेन्ड टाइम में, इन बहुत ही कठिन वक्त में, है ना। सरकार कोरोना से परेशान है, ट्विटर से परेशान है, व्हाट्सएप से परेशान है, अब इंस्टाग्राम कुछ आकर के बात करे और सरकार जो है पबजी की तरह उस पर भी बैन लगा दे। तो कह रहा है बात करना बिल्कुल भी हित में नहीं होगा किसी भी कंपनी के, सीधे सीधे बात करना स्ट्रेन्ड टाइम में ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन की बात है, ऑप्शन की वर्ब है मे नॉट वर्क, स्ट्रेन्ड मतलब अनईजी हो, जो स्ट्रेस्ड हो, बहुत ही बोझिल हो। कह रहा बट स्टोन वॉलिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ कंप्लायंस कैन नेवर बी जस्टिफाइड इवन इफ इट इज़ टू बी अज्यूम्ड दैट द यूएस गवर्नमेंट हैज़ देयर बैक। अब इसने उस नब्ज को पकड़ लिया जिसको सोशल मीडिया कंपनी जो है पकड़ के बहुत सालों से बैठी हैं। वो नब्ज सुनना क्या है, कह रहा है लेकिन स्टोन वॉल करना उस क्वेश्चन को। स्टोन वॉल करने का काम क्या होता है भाई? स्टोन मतलब पत्थर, वॉल मतलब दीवार। पत्थर की दीवार पे कुछ मारोगे तो कुछ जवाब देगी क्या तुम्हें? ना तो वो कुछ उस पार जाने देगी, ना तुम्हें सामने से कुछ जवाब देगी, है ना। खड़ी है वो, खड़ी है। स्टोन वॉल एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी मामले पे कोई जवाब ना देना, टाल मटोल कर देना, ना कोई रिफ्यू, बस यूँ बोल देना भाई मेरे को नहीं पता, समझ गए ना, ना उसमें डिस्कशन में भाग लेना, ना कुछ कहना, ना सुनना। कह रहा है लेकिन अगर इस तरह का काम है ना, ढीठ पना है, स्टोन वॉल करने का काम है इस क्वेश्चन को कंप्लायंस के, ना हाँ बोलते हो ना बोलते हो। कह रहा है ये कभी भी जस्टिफाइड नहीं होगा, ये कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ तक कि अगर इवन इफ ऐसा अज्यूम कर लिया जाए, ऐसा मान भी लिया जाए कि यूएस की गवर्नमेंट जो है इनको बैक दे के बैठी है, इनकी बैक पे अमेरिका की सरकार इनका सपोर्ट करती है, तो फेसबुक गूगल को यही लगता है इंडिया क्या कर लेगा, मतलब इंडिया जो है ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, अभी अमेरिका की सरकार जो है वहाँ से फ़ोन करवा देंगे हम, है ना, तो इंडिया हमारे को कैसे बैन कर देगा। तो कह रहे बिल्कुल भी सही बात नहीं है अमेरिका के तुम्हारे सपोर्ट होने के बावजूद,
समझ गए। स्टोन वॉलिंग की वर्ब है कैन नेवर बी जस्टिफाइड इवन इफ कंजंक्शन हो गई, इट की वर्ब है इज टू, है ना। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़। आगे कुछ देखने वाला है नहीं इसमें। कह रहा फेसबुक ऑन इट्स पार्ट हैज़ मेड ऑल द राइट नॉइसेस। कह रहा फेसबुक ने अपने पार्ट पे, फेसबुक ने अपने हिस्से पे अपनी तरफ से मेक कर दिया सभी राइट नॉइसेस को। टू मेक ऑल द राइट नॉइसेस का मतलब है सही बात को सही वक्त पे सबके सामने अपना कंसर्न दिखाना, चाहे वो आप दिखावा ही कर रहे हो, सामने से कंसर्न आपके अंदर ना भी हो, है ना। इसके पीछे की पूरी कहानी है, ये मैं ईडियम फ्रेजेस वाली कहानी में बताऊंगा वीडियो में, जहाँ पे कैसे ईडियम बनी है ना। अभी इतना समझ लो, मेक द राइट नॉइसेस मतलब अपने कंसर्न को किसी चीज़ के लिए दिखाना, चाहे आप दिखावा ही कर रहे हो। तो कह रहा है फेसबुक ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही दिखावा कर दिया है अपना कंसर्न दिखा के, है ना। ऑल द राइट नॉइसेस को मेक किया। अब कैसे? कह रहा है इट हैज सेट दैट इट एम्स टू कंप्लाई विद द न्यू रूल्स बट ऑल्सो नीड्स टू एंगेज विद द गवर्नमेंट ऑन अ फ्यू इश्यूज। कह रहा है इसने कहा है कि ये एम करती है, ये पूरी कोशिश करती है कि कंप्लाई विद करेगी, फॉलो करेगी नए नियमों को, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत भी है इसको कि एंगेज विद करे, बातचीत करे सरकार के साथ कुछ इश्यूज़ पे भी। तो फेसबुक ने ना तो रूल्स को फॉलो किया, ना फॉलो करने से मना किया। इसने यूँ बोल दिया हम फॉलो करेंगे और हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, उसके बाद फॉलो करेंगे। समझ गए ना, इस तरह से उन्होंने अपना दिखावा कर दिया। देखने वाला कुछ है नहीं, एंगेज विद करना, बात करना है ना, सब्जेक्ट वो आपके सामने है। कह रहा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज आर टेकन ऑन बोर्ड। कह रहा है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो चीज़ ज़रूरी है, इज वो है दैट वो ये कि सही जो कंसर्न्स है सोशल मीडिया कंपनीज के, उनको ऑन बोर्ड टेक किया जाता है, उनको कंसीडर किया जाता है। टेक ऑन बोर्ड का मतलब है टू गिव कंसिडरेशन टू न्यू आइडियाज़। कोई किसी ने आपको बात बोली, आपने उसको कंसिडरेशन दिया, है ना, उसकी बात को समझने की कोशिश की, तो उसको आपने टेक ऑन बोर्ड कर लिया, है ना। सिंपल सेंटेंस है, इज की वर्ब है व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाम का क्लोज, है ना। इस पूरे क्लोज ने वर्ब लिया हुआ है इसको, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस वर्ब को लेकर के बैठा है। अब ये ऑन बोर्ड से ईडियम और फ्रेजेस वाली अपनी सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बहुत सारी ईडियम्स करवाई कहानियों के साथ, है ना। फटाफट से 2 ईडियम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कहानी इनकी याद आ जानी चाहिए आपको। पहली है अबव बोर्ड, दूसरी है अंडर द वेदर। ये सब के सब शिप से रिलेटेड है, जहाज से, बोर्ड से। अगर आपको याद है तो ज़रूर से दिमाग में सोचो ताकि आपका रिवीजन हो, है ना। बताना कमेंट्स में किसको याद है। कह रहा अपार्ट फ्रॉम इश्यूज अबाउट द रूल्स देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स अबाउट क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर कंप्लायंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। कह रहा सिवाय, साथ ही साथ, अपार्ट फ्रॉम मतलब बिसाइड्स। कह रहा बिसाइड्स इन इश्यूज़ के, एडिशनली इन इश्यूज़ के, इन रूल्स के बारे में ऐसी प्रॉब्लम्स भी रही हैं, देयर हैव बिन, और किस बारे में, क्रिएट करने की कंडीशंस को, इनकी कंप्लायंस की, इन रूल्स को पालना करने की इस पैंडेमिक के दौरान। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कंपनियों को। चलो रूल्स तो हैं ही गंदे अजीब से, पर कोरोना के बीच में जब हमारा स्टाफ ही वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहा है, हम कैसे इन रूल्स को फॉलो कर लें, ऐसी कंसर्न्स प्रॉब्लम्स भी सुनने को मिली हैं। समझ गए। अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं, आज नहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत बार कर चुके हैं। अपने नोट्स को देखो और अपने दिमाग में टटोलो, है ना। यहाँ पे बिसाइड्स लग सकता था या नहीं लग सकता था। As reported by the Hindu, 5 industry bodies, including the CII, FICCI, and the US-India Business Council, have sought an extension of 6 to 12 months for compliance. कह रहे जैसा रिपोर्ट किया था द हिंदू ने, 5 इंडस्ट्री की बॉडियाँ, बॉडीज़ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस। कह रहे 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने जो इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें शामिल है ये वाली और तीसरी ये वाली। कह रहा इन 5 ने सॉर्ट किया है, मांगा है एक एक्सटेंशन को, एक आगे की जो है एक्सटेंशन समझते हैं ना, किसी चीज़ का जो है टाल कर देना आगे तक के लिए, और एक्सटेंशन मांगा है 6 से 12 मंथ का इनको फॉलो करने के लिए। तो सारी इंडस्ट्री की बॉडीज़ भी यही बोल रही हैं कि 1 साल 2 कोविड के बीच में हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। कह रहा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू हियर आउट द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो शेड इट्स हाई एंडेड वे ऑफ रूल मेकिंग। कह रहा ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है सरकार के लिए कि वो ध्यान से सुने, डिटेल में सुने इस इंडस्ट्री को, है ना, पूरी बात सुने इनकी, और साथ ही साथ शेड कर दे, छोड़ दे अपना वो अकड़ू तरीका, हाई हैंडेड वे जो है रूल बनाने का, नई नई पॉलिसियों को लाने का। समझ गए ना। तो यहाँ पे हाई हैंडेड का मतलब होता है अकड़ू, इसको एरोगेंट बोल दो, कैवेलियर बोल दो, है ना। एक अंडर हैंडेड वर्ड होता है, कल हमने किया था। अंडर हैंडेड का मतलब है जो चीज़ चोरी छुपे हो, डिसीटफुल, है ना, धोखाधड़ी वाला। तो हाई हैंडेड मतलब अकड़ू, अंडर हैंडेड मतलब धोखाधड़ी, जालसाजी वाला। दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग अलग है इनका। चलो फटाफट से अपने क्विज पे, है ना।
क्विज आज का इजी है, आर्टिकल थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, पीओ लेवल में ऐसे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है वो चूज़ करो सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है और मीनिंगफुल है, ठीक है, इन चारों में से। अब अपने को देखना है क्या क्या इसमें अपने को इसने हिंट दी हैं। पहले सेंटेंस को पढ़ लो। नो वन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री सीम टू हैज़ नोटिस्ड हाउ द फ्यूजिटिव प्रमोटर ऑफ द कंपनी डिड नेवर रिपे हिज लोन्स। कह रहे कोई भी इंसान जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में दिखाई नहीं देता था, नोटिस कर चुका होता हुआ, कैसे जो ये भगोड़ा प्रमोटर था इस कंपनी का कभी भी अपने लोन्स को रीपे नहीं करता था। तो ये भगोड़ा है, अब तो भाग गया, लेकिन जब ये था अपने देश में और लोन लिया करता था तब कोई भी इंडस्ट्री के अंदर पहचान नहीं पाया इस आदमी को कि कभी भी लोन को वापस करता ही नहीं है। समझ गए? अब इस सेंटेंस में देखो गलतियाँ क्या है। नो वन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री सीम टू हैज़ नोटिस्ड। सीम टू हैज़ नोटिस्ड हमने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव को। परफेक्ट इन्फिनेटिव की निशानी है टू, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीच में हैव। हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, हैव वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव हैव ही है नहीं है ना। तो नो वन के हिसाब से आपको लगा होगा हैज़ लगा दूं, लेकिन यहाँ लगेगा हैव। तो ये जो है ना आपका गलत है फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे टू हैव नोटिस्ड ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड आपका आंसर हो सकता है, थर्ड भी आपका आंसर हो सकता है और फोर्थ भी आपका आंसर हो सकता है। अब देखो दूसरे इसके अंदर अपने को क्या जो है मिले हैं जो हिंट्स। नेवर डिड रीपेड हिज लोन्स। देखो हमने यहाँ पे एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने की कोशिश की है, डिड रीपे है ना, और नेवर को भी साथ में लगाया है। एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से दूर नहीं की जा सकती। अगर ऐसा है तो नेवर जो है हमेशा वर्ब से पहले आएगा, डिड से पहले। तो यहाँ भी वर्ब से पहले आ रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ भी वर्ब से पहले आ रहा है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, चलो इसको बाद में लिखेंगे फोर्थ वाले को। अब इन दोनों में देख लो गलत कौन सा है। डिड के बाद में वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव आएगा, डिड रीपे होना चाहिए, रीपेड नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, बी मेरा आंसर नहीं है, ठीक है ना। डिड रीपेड तो होता ही नहीं, रीपे लिखना है आपको, तो ये सी मेरा आंसर हो सकता है। अब डी देख लेता हूँ क्यों मेरा आंसर नहीं है। हाउ लगाने के बाद में आपको सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं करना है अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, नहीं दिख रहा, तो ये सेंटेंस विदाउट इन्वर्जन होगा। डिड को सब्जेक्ट से पहले नहीं लाना है, ये डिड शुरू में आने की वजह से, इन्वर्जन की वजह से डी आपका गलत सेंटेंस है। तो सी बन गया आपका आंसर। समझ गए ना, लॉजिक से बढ़ो, सारे ग्रामर रूल इसी में अप्लाई करने थे इसी क्वेश्चन में। अब आ जाओ क्लोज टेस्ट पे। सिंपल क्लोज टेस्ट है, बहुत ही सिंपल है। कुछ लोगों को इसका आंसर मिलता नहीं है, कहाँ डाला है मैंने आंसर, डाला है वही कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट में पिंड है कमेंट है ना, उसी के नीचे आपको इसके आंसर मिलेंगे। चारों क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर दो। आंसर्स में हिंट भी डाल रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए आंसर तो हिंट भी देख लेना है ना। अपना स्कोर मुझे ज़रूर से बताएं कितने नंबर मिले आपको आउट ऑफ 5। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।